रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अक्षय अपने दोस्त आकाश के साथ बाइक पर जा रहा होता है। तभी आकाश उसके पीछे बैठे बैठे बोलता है, और भाई अक्षय, तुझे शादी वादी नहीं करनी क्या? साले कितना अकेला रहेगा? आज तक ना तो तूने कोई गर्लफ्रेंड बनाई, ना कभी डेट पर गया। मुझे तो डर लग रहा है कि तू अपनी शादी के बाद कुछ कर पाएगा कि नहीं। अबे साले, तेरे कहने का क्या मतलब है? बेटा, मैंने तो अपना सारा प्यार अपनी बीवी के लिए बचा रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह से उसको चीट करूं। इसीलिए मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी डेट सब मेरी बीवी के साथ होगी। अच्छा, तो ये बात है। चल, भगवान जल्दी से तुझे तेरे जीवन साथी से मिला दे। ऐसे ही बात करते करते अक्षय आकाश को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाता है, जहां उसकी माँ सुलोचना के साथ उनकी पड़ोसन संध्या बैठी होती है, जो अक्षय के आते ही उससे बोलती है, लो सुलोचना बहन, आ गया अक्षय। अब मैं कहती हूँ हाथों हाथ पूछ लो इससे, ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊँ। जरूर संध्या बहन। अक्षय बेटा इधर आ, देखिए लड़की की फोटो देख। इसका नाम आकांक्षा है, बहुत ही अच्छे घर की लड़की है। संध्या आंटी तेरे लिए इसका रिश्ता लाई है, अगर तू हाँ कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। अक्षय हाथों में आकांक्षा की फोटो लेकर निहारता ही रह जाता है, जिसके बाद कुछ देर तक भी उसका जवाब ना आने पर संध्या उससे बोलती है, अरे बेटा, अब फोटो ही निहारते रहोगे या बताओगे भी हमें कि क्या ख्याल है लड़की के बारे में? अब मैं क्या कहूँ आंटी, अगर माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लो बहन जी, मुझे समझ आ गया कि अक्षय की हाँ है। अब तो आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। संध्या कुछ देर में अक्षय के घर से चली जाती है और आकांक्षा के घर फोन करके रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। अगले हफ्ते अक्षय अपनी माँ और पड़ोसन संध्या के साथ आकांक्षा को देखने जाता है, जहाँ आकांक्षा के पिता कमलनाथ अक्षय को देखकर बोलते हैं, बहन जी, लड़का दिखने में शरीफ है, साथ ही हमने काम वाम का भी पता करा, अच्छा कमा लेता है। बाकी एक बार दोनों बच्चे आपस में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। जा अक्षय बेटा, आकांक्षा से जो भी पूछना है अकेले में जाकर पूछ ले। आकांक्षा अक्षय को अपने साथ छत पर ले जाती है, जहां अक्षय शर्माने के कारण कुछ नहीं पूछता, जिस पर आकांक्षा ही अपनी शर्म को भूलते हुए बोलती है, देखिए, मैंने जितना आपके बारे में सुना उससे पता लग गया कि आप एक शरीफ किस्म के लड़के हैं, लेकिन क्या सच में आज तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? हाँ कांक्षा जी, ये सच है कि मैंने आज तक किसी लड़की से हेलो भी नहीं की, क्योंकि मैं अपने हर लम्हे को अपनी स्पेशल वन के लिए बचा के रखना चाहता था। हाय, बातों से तो लग रहा है कितना रोमांटिक होगा। सच में मुझे तो अभी से अपनी सुहागरात के ख्याल आ रहे हैं। शादी की पहली रात, ऐसा रोमांटिक पति, वाह वाह। क्या हुआ कांक्षा जी, आपको मैं पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो हमेशा से आपके जैसा रोमांटिक और प्यार करने वाला लड़का चाहिए था। तो नीचे चल के सबको अपना फैसला बता दें। जी चलिए। आकांक्षा और अक्षय दोनों ही नीचे आकर अपने परिवार को शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद आकांक्षा अपनी दोस्त मीशा के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है, जहां मीशा एक दुकान पर नाइट ड्रेस देखकर आकांक्षा को बोलती है, यार आकांक्षा देखना, ये नाइट ड्रेस कितनी अच्छी है। मैं तो कहती हूँ ले ले, अपनी शादी की पहली रात जीजा जी पर अपना मेन का रूप दिखाइयो। पागल है, शर्म नहीं आती? क्या बोल रही है? इसमें शर्म क्या है यार। अब देख, हम दोनों ही एडल्ट हैं और अब तो तेरी शादी भी होने वाली है, तो ऐसी बातें दोस्तों से शेयर नहीं करेगी तो क्या अपनी मम्मी से करेगी? यार, मम्मी तो है ही नहीं मेरी जो मुझे कुछ समझाए या जिनको मैं कुछ बताऊं। सॉरी, वैसे तुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तू तो प्रो प्लेयर है। इतने बॉयफ्रेंड रहे हैं तेरे कि तुझे सब कुछ बिना सिखाए ही पता है। बस कर अब, चल शॉपिंग पे ध्यान दे। मीशा और आकांक्षा शादी की शॉपिंग जमकर करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने फोन में आकांक्षा की फोटो निहारते हुए अक्षय एक चेपूसी शायरी मार रहा होता है। तभी उसके पास आकाश आकर बोलता है, ओ मेरे मजनू, जिसकी फोटो तू निहार रहा है, कुछ दिनों बाद तो वो हमेशा तेरे साथ 24 घंटे रहेगी। इसलिए अभी इसको छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन और ज्ञान ले ले मुझसे। ज्ञान? और तुझसे? किस चीज का? अरे शादी की पहली रात का, कि क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है, सब कुछ समझा? तू तो रहने दे, खुद अभी कुंवारा है और मुझे शादी की पहली रात के बारे में ज्ञान देगा साले। अबे साले, शादी की पहली रात का ज्ञान देने के लिए शादी होना जरूरी नहीं है। तू तो जानता है ना, मुझे बहुत पता है लड़कियों के बारे में। तो देख, शादी की रात ज्यादा बात करने वाले लड़के लड़कियों को पसंद नहीं होते, और ज्यादा शर्माने वाले भी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो कैसे लड़के पसंद होते हैं? जंगली टाइप के लड़के जो सीधा मुद्दे पे आए, फालतू की बात करके टाइम बर्बाद ना करें।
हो गया तेरा, अब ज्ञान मत पेल यहाँ पर। मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है क्या नहीं। अक्षय अपने मन ही मन अपनी पहली रात के सपने सजाता हुआ बहुत खुश हो रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। शादी के एक दिन पहले जब मेहंदी की रस्म के तहत आकांक्षा को मेहंदी वाली मेहंदी लगा रही थी, तभी मीशा उसके पास आकर बैठते हुए बोलती है, यार आकांक्षा, जरा ये तो बता, जीजू का स्वभाव कैसा है? वैसे तो वो शरीफ किस्म के हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि उनका सारा प्यार बस मेरे लिए ही होगा। ओहो, जीजू तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहे हैं। थोड़ा संभल के रहियो, कहीं तेरे ऊपर ही भारी न पड़ जाए। कोई नहीं, देख लेंगे किसमें कितना दम है। दोनों ही सहेलियां मन ही मन मुस्कुराती हुई मेहंदी लगवा लेती हैं और अगली सुबह सब शादियों की तैयारियों में लगे होते हैं। तो वहीं आकांक्षा अंगड़ाई लेते हुए खुद से बोलती है, हाय, कल की सुबह तो मुझसे उठा ही नहीं जाएगा। अक्षय की बाहों से निकलने का मन ही नहीं करेगा। हाय, ये मेरे मीठे मीठे ख्वाब आज रात परवान चढ़ जाएंगे। गुजरते समय के साथ रात होने को होती है। अक्षय शेरवानी पहनकर दूल्हा बन चुका होता है। आकांक्षा भी दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी होती है। कुछ ही देर में अक्षय नाचते गाते बारात आकांक्षा के दरवाजे पर ले आता है, जहां कमलनाथ उसका स्वागत करते हुए कहता है, आइए आइए दामाद जी। दूल्हे के आने के बाद सारी रस्में धूमधाम से होती हैं और शादी संपन्न होने के बाद विदाई के समय जब आकांक्षा के रिश्तेदार उससे लिपट लिपट के रो रहे होते हैं, तो आकांक्षा मन में बोलती है, अरे बाद में रो लेना, मेरा पति मुझे घर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है, छोड़ो मुझे। आकांक्षा की विदाई होती है और वो अपने ससुराल में कदम रखती है, जहां सारी रस्में पूरी करने के बाद वो फाइनली अपने कमरे में आती है, जहां आकर वो अपना पल्लू हटाते हुए बोलती है, ओ गॉड, फाइनल डेस्टिनेशन तक आने में कितना समय लगा दिया। अब बस अक्षय आ जाए जल्दी से, बस फिर तो। कुछ देर में अक्षय आता है और उसके आने पर आकांक्षा घूंघट करके बैठ जाती है। तभी अक्षय उसके पास डरता हुआ आता है और अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकालने लगता है। ये देखकर आकांक्षा बोलती है, ओह, लगता है पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आकांक्षा, तेरा पति तो सच में बड़ा रोमांटिक है। इतने में अक्षय अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है, जिसको देखकर वो आकांक्षा से बोलता है, आकांक्षा जी, मैंने सुना है लड़कियों को शायरी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। तेरे हुस्न को पर्दे की जरूरत क्या, कौन रहता है होश में तुझे देखने के बाद। कैसी लगी? जी बहुत अच्छी है। हद है यार, क्या चीप सी शायरी सुनाने लग गया। ओवर रोमांटिक लोग ऐसे शुरुआत करते हैं क्या? शायद अब घूंघट उठाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया आकांक्षा जी, मुझे ना आप बहुत पसंद है, इसीलिए हम दोनों अपने इस रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करेंगे। तो दीजिए हाई फाइव और चलिए अब सो जाइए, थक गई होंगी ना। अक्षय, आज तो आकांक्षा जी फुल इम्प्रेस हो गई होंगी, तूने उनके बारे में जो सोचा और आराम करने को बोला। अक्षय आकांक्षा से हाई फाइव करता है और दूध पीकर आकांक्षा को गुड नाइट बोलकर सो जाता है। ये देखकर घूंघट में बैठी आकांक्षा गुस्से से अपना घूंघट उठाकर बोलती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। बिना कुछ किए ही मुझसे कह रही है कि मैं थक गई। मैंने क्या क्या सोचा था अपनी सुहागरात को लेकर और ये सब क्या हो गया। बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी। गर्मियों की शुरुआत होते ही मार्केट में आम आ जाते हैं, जिसके इंतजार में अंबिका हर साल रहती थी, क्योंकि उसको बहुत पसंद थी कच्चे आम की कैरी, जिसको वो चटकारे लेकर खाया करती थी। एक शाम जब उसकी माँ साधना बाजार से कच्चे आम लेकर आती है पन्ना बनाने के लिए, तो अगली सुबह उसमें से कुछ आम अंबिका चुपके से निकाल लेती है और अपने कमरे में बैठकर उनको टुकड़ों में काटकर चाट मसाले के साथ चटकारे लेकर खाते हुए कहती है, आय हाय क्या स्वाद है, दिमाग हिल गया। कब से इंतजार था मुझे कच्ची कैरी का। पता है तुम विंटर्स में नहीं होती ना तो कैसे मेरा जी मचलता है, और गर्मियों में तुम्हें खाकर तो सुकून मिल जाता है। अंबिका आराम से बैठकर अपनी कच्ची कैरी खा ही रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त निशा का कॉल आता है, जो उससे बोलती है, अरे मैडम कहाँ है? कॉलेज नहीं जाना? जल्दी आजा, आज राहुल किसी को प्रपोज करने वाला है। क्या? किसको? कैसे? कहाँ?
और कैसे कर सकता है? उसको पता है मैं उसके पीछे फर्स्ट ईयर से हूँ और वो किसी और को प्रपोज करने जा रहा है। तो रुक, मैं अभी आती हूँ कॉलेज, देखूँ तो सही कौन है वो नमूनी। जल्दी आ और कुछ खाने के लिए ले आइयो अच्छा सा। निशा की बात के बाद अंबिका सारी कच्ची कैरी एक लंच बॉक्स में डालकर अपने बैग में रख लेती है और अपने घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो कॉलेज पहुंचती है तो निशा से मिलते ही कहती है, कहाँ है राहुल? कर दिया क्या उसने प्रपोज? बताना क्या हुआ, कहाँ है? अरे कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो उसने किसी को प्रपोज नहीं किया, लेकिन वो कॉलेज कैंपस में खड़ा है हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। चल देख कर आते हैं, पहले जो खाने को लाई है वो तो दे दे। अंबिका अपने बैग से लंच निकालकर उसमें से एक कैरी निशा को देती है और एक खुद खाते खाते राहुल को देखने जाती है। और वो जैसे ही राहुल के पास पहुंचती है तो राहुल उसी के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है, आखिर आ ही गई तुम, कब से तुम्हारा इंतजार था। कॉलेज का आखिरी साल है, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। आई लव यू अंबिका, वो भी फर्स्ट ईयर से। सीरियसली? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता है मैं क्या क्या सोच रही थी, ना जाने राहुल ने किसको प्रपोज कर दिया है। कमीना मेरे हाथों मरेगा। अरे बस बस, अब तो तुम जान गई हो ना कि वो तुम ही हो, तो जल्दी से मेरे प्रपोजल का जवाब दे दो ताकि मेरे इन घुटनों में आराम मिले। अरे हाँ बाबा, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लो इसी खुशी में कच्ची कैरी खाओ। अंबिका राहुल को अपने हाथ की कच्ची कैरी खिला देती है, जिसको खाकर एकदम से राहुल उसके खट्टे मीठे स्वाद से हिल सा जाता है और अंबिका से कहता है, यार ये कितनी खट्टी है, ये तुम कैसे खा लेती हो? ऐसे कैसे? अरे बहुत मजा आता है। मेरी मम्मी को तो पता भी नहीं चलता उनकी लाई कच्ची अम्बियाँ कौन खाता है। अच्छा ये छोड़ो, चलो अब क्लास में चलते हैं, तुम्हारे चक्कर में आज एक भी क्लास नहीं ली। ठीक चलो, आजा निशा क्लास चले। तीनों एक साथ जाकर क्लास में बैठ जाते हैं, जहाँ उनकी प्रोफेसर मीना उनका लेक्चर लेने आती है। इसी बीच अंबिका अपने बैग से निकालकर कच्ची कैरी खाने से बाज नहीं आती और वो खाते हुए एकदम से चटकारे की आवाज निकालती है और ये आवाज मीना सुन लेती है, जिस पर वो पूरी क्लास से बोलती है, कौन है ये जो क्लास के बीच में बैठकर कुछ खा रहा है? अपने आप सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने पकड़ लिया तो अच्छा नहीं होगा। मीना के कहने पर कोई सामने नहीं आता तो वो एक एक करके बच्चों के बैग्स चेक करने लगती है और जैसे ही वो अंबिका के पास आने लगती है तभी लेक्चर ओवर होने की बेल बजती है और सभी बच्चे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर राहुल अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और निशा अंबिका कैंटीन की तरफ, जहाँ जाते हुए निशा अंबिका से कहती है, अरे यार आज तो बाल बच गए, वरना टीचर तेरे बैग में से कच्ची कैरी देख लेती ना। हाय हाय बड़ा सुनाती। हाँ ये भी ठीक है, खैर जो हुआ नहीं उसको सोचना ही क्या। चल कैंटीन में चलकर कैरी खाते हैं। अंबिका अपनी दोस्त के साथ सारी कैरी खत्म करने के बाद राहुल के साथ घर चली जाती है, जहाँ वो जैसे ही अपने घर में आकर सोफे पर बैठती है तो उसकी माँ फ्रिज के पास खड़ी होकर कहती है, कल शाम को मैं इतने सारे कच्चे आम लाई थी, लेकिन ये कम क्यों लग रहे हैं मुझे? अपनी माँ को ये बोलता देखकर अंबिका चुपके से अपने कमरे में खिसक लेती है और कुछ देर में हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर नीचे आकर अपनी माँ से कहती है, माँ खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। अभी बना रही हूँ। अच्छा एक काम करियो, जरा बाहर मैंने कुछ कच्ची अम्बियाँ रखी हैं, उनको जरा धोकर दे दे। वाह, शेर के मुंह को खून लगाने की दावत मिल गई। चल अंबिका, इसी बहाने 2 कच्ची कैरी गायब कर ले। अंबिका उन कच्चे आमों को धोकर उनमें से 1-2 आम खुद के लिए रखकर बाकी के अपनी माँ को देती है और अपने लिए रखे आमों को काटकर चाट मसाला लगाकर बाहर सोफे पर बैठकर खाने लगती है। तभी साधना बाहर आकर उसको कैरी खाते हुए देख लेती है, जिस पर वो बोलती है, अच्छा तो तूने खत्म करी है ये कैरी? मुझे लगा कि एक आधी कैरी बाहर ही रह गई, लेकिन ये तो सच में ही बाहर रह गई, लेकिन तेरे पेट में जाने के लिए। माँ आपको पता चल ही गया तो ठीक है। हाँ
मैंने ही खाई थी सारी कच्ची कैरी निकालकर, क्योंकि मुझे कच्ची कैरी खाना बहुत पसंद है। अरे कहीं कुछ गलत शरत करके तो नहीं बैठी जो इतना खट्टा खा रही है? सच सच बता दे। क्या माँ, कच्ची कैरी क्या खा ली? आपको तो न जाने क्या क्या लगने लगा, हद है। इतना बोलकर अंबिका अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अब घर में कच्ची कैरी खत्म होने पर वो खुद ही बाहर बाजार जाकर कैरी खरीद लेती है और रोज कॉलेज में बैठकर खाती है, जिसके चलते कॉलेज के सभी बच्चे अंबिका के माँ बनने की अफवाह पूरे कॉलेज में फैला देते हैं। और जब ये खबर राहुल तक पहुँचती है तो वो अंबिका के पास आता है, जो उस वक्त भी कच्ची कैरी ही खा रही होती है। अंबिका, ये क्या जो मैंने सुना है वो सच है क्या? क्या सच है? मुझे बताओगे तभी तो बताऊंगी। अंतर्यामी थोड़ी हो जो पहले से पता चल जाएगा सब। पूरा कॉलेज कह रहा है तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। ये किसका बच्चा है? तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? बताओ अंबिका, तुमने मुझे चीट किया क्या? तुम मेरे अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो? हाँ हूँ, और वो भी कच्ची कैरी। अरे हद है यार, कौन है ये झूठी अफवाह फैला रहा है जो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? पता नहीं क्यों सब बकवास छापे जा रहे हैं। कल निशा भी आकर मुझसे यही कह रही थी। क्या तुम नहीं हो प्रेग्नेंट? फिर ये अफवाह किसने फैलाई और क्यों? अंबिका अपने हाथों में कैरी को देखकर अपनी माँ की बात को याद करती है। फिर वो समझ जाती है कि क्या बात हुई और वो राहुल को भी समझाते हुए कहती है, अरे यार अब समझ आया। वो क्या है ना, मैं हमेशा कॉलेज में बैठकर कच्ची कैरी खाती रहती हूँ, शायद इसीलिए सबको गलतफहमी हो गई है। अब लड़कियों को कच्ची कैरी खाना कितना पसंद है ये तो लड़कियाँ ही जानती है ना, लेकिन पागल लोग तो बस बेफिजूल की बातें बनाना और माँ बनाना ही जानते हैं। ये सुनकर राहुल को भी बहुत सुकून मिलता है और वो अंबिका को गले से लगा लेता है, जिसके बाद अंबिका पूरे कॉलेज में फैली अफवाह को झूठ बताकर सबको अपनी कैरी लवर होने के बारे में बताती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ अंबिका और राहुल का कॉलेज पूरा हो जाता है और वो दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं, जिसके बाद बेहद ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। शादी के बाद जब गर्मियाँ आती है तो एक दिन अंबिका राहुल को बोलती है, राहुल मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। हाँ, गर्मी आ गई, तुमको तो तुम्हारी कच्ची कैरी चाहिए होगी। हाँ चाहिए तो, लेकिन इस बार वजह कुछ और है उसे खाने की। अंबिका एक छोटे से बेबी की फोटो दिखाकर राहुल को अपनी माँ बनने की खबर देती है, जिससे खुश होकर राहुल बहुत सारी कच्ची कैरी लाकर अंबिका को देता है और दोनों बेहद खुशी से साथ रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कच्ची कैरी वाली कहानी? क्या आपको भी गर्मियों में कच्चे आम की कैरी खाना पसंद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 31 वर्षीय पूनम अपने पैरों पर खड़ी आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट से लंच करके अपनी कानों में ईयरफोन लगाए घर की ओर जा रही होती है। तभी एक अनिरुद्ध नाम का लड़का उसके पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी इस हरकत को वो बदतमीजी समझकर उसे एक जोरदार चाटा जड़ देती है और कहती है, ये क्या छिछोरों वाली हरकतें हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, शालू सही कहती है, अच्छा काम करने जाओ तो तुम्हारे साथ बुरा होना ही होना है। ये किसी अनजान लड़की का यूं ही बीच सड़क पे हाथ पकड़ लेना कब से अच्छा होने लग गया? हाथ मुझे मजबूरी में पकड़ना पड़ा, क्योंकि कानों में ईयरफोन होने के कारण आप मेरी आवाज ही नहीं सुन रही थी और आपका ये पर्स उसी रेस्टोरेंट की टेबल पर रह गया था। ये लीजिए। ओह, मेरी बस। इतना कहकर अनिरुद्ध पूनम के हाथ में पर्स पकड़ाकर जल्दी से बस में चढ़ जाता है और पूनम उसे देखते ही रह जाती है। कुछ देर में जब अनिरुद्ध घर पहुंचता है तो उसके गालों को लाल हुआ देखकर उसकी बीवी शालू उससे कहती है, ए जी, ये आपके गालों पर लाली कैसी? सच बताइए, किसी लड़की ने आपको चूम तो नहीं लिया? अरे अरे, ये किसी लड़की के होठों की लाली नहीं बल्कि हाथों की लाली है। वो मैं एक लड़की को उसका पर्स लौटाने गया था तो
तो उसने गलत समझकर मेरे गाल पर अपने हाथों की लाली छाप दी। देखा, बात कुछ होती है और तू समझ कुछ लेती है। जब देखो मेरी भोली भाली औलाद पर शक करती रहती है। ओहो सासू माँ, वो सब छोड़ो और ये सोचो कि कैसी नालायक लड़की होगी वो। बताओ, मेरे पति को पीट कर निकल गई। मन तो कर रहा है जैसे उसने आपके गाल लाल किए वैसे ही थप्पड़ मार मार कर मैं उसका पूरा मुंह लाल कर दूं। बस बस, अब तो गुस्से से लाल पीली मत हो और मेरे लाल मतलब मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ। हाँ, मैं अभी लेकर आई। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। अगले दिन जैसे ही अनिरुद्ध ऑफिस में एंटर करता है तो उसकी टक्कर पूनम से हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खो सी जाते हैं। तभी पूनम कहती है, सॉरी, गलती मेरी भी थी। अरे नहीं नहीं, मैं ही जल्दी जल्दी में अंदर आ रहा था, आप सॉरी मत कहिए। नहीं नहीं, इसलिए नहीं, मैं तो कल के थप्पड़ के लिए आपको सॉरी कह रही हूँ। गलती मेरी भी थी, मैंने भी आपको गलत समझा। अच्छा, वो इट्स ओके। आपकी जगह कोई और होती तो उसका भी यही रिएक्शन होता। वैसे आप यहाँ? मैं यही काम करती हूँ। और आप? सच में? मेरी भी कल ही यहाँ पोस्टिंग हुई है। क्या गजब का इत्तेफाक है। तो इस बात पर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। शालू सही कहती है, अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। वैसे ये शालू कौन है? तुमने कल भी उसका नाम लिया था। शालू? वो मेरी... वो बोल ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त अमन उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अबे भूतनी के, अब तक गेट पर खड़ा होकर बतिया रहा है। जल्दी चल, बॉस मीटिंग के लिए तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, बातों में तो मैं भूल ही गया था कि मीटिंग में भी जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, शाम को घर जाने से पहले ना मुझे मिलकर जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, चलता हूँ। इतना कहकर वो अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। शाम को दोनों बातें करते हुए बस स्टैंड तक जाते हैं। समय बीतता है, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। जहाँ एक तरफ पूनम अनिरुद्ध से प्यार कर बैठती है तो वहीं अनिरुद्ध को भी उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। एक दिन अनिरुद्ध टैक्सी से पूनम को घर ड्रॉप करके अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी पूनम उसे रोकते हुए उसके गले लग जाती है। तभी अनिरुद्ध उससे कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम यूँ अचानक मेरे गले लग गई? कोई बात है? अब तक की लाइफ में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, और तुम जिस तरीके से मुझसे बात करते हो, मेरी केयर करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक साथी और उसके प्यार की जरूरत है और वो प्यार मुझे तुम दे सकते हो और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुम तो जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ। फिर? तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं थी। नहीं पता तो अब जान लो, मैं पहले से ही एक रिश्ते में बंधा हूँ। फिर तुम मुझे कैसे पसंद कर सकती हो? पता नहीं क्यों, पर इस बात को जानकर भी कि तुम शादीशुदा हो, मुझे तुम पर गुस्सा ही नहीं आ रहा है, बल्कि और ज्यादा प्यार आ रहा है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब अनिरुद्ध अपने घर में नाश्ता कर रहा होता है तभी वहाँ पूनम आती है और उसे देखकर शालू हैरान हो जाती है और कहती है, जी आप कौन? वो ये मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है पूनम। तुम अचानक घर चली आई, बताया भी नहीं। तुम कल मेरी बात का जवाब दिए बिना ही चले गए। मुझे जो सुनना है मैं वही सुनने यहाँ आई हूँ, तुम बस वो बोल दो, मैं यहाँ से लौट जाऊंगी। कल रात? ए जी, ये औरत क्या कह रही है? किस बात का जवाब चाहती है ये आपसे? देखो मैडम, ऑफिस के काम की बात है तो आप इनके ऑफिस आने का वेट करो। मेरी जिंदगी का सवाल है और जवाब लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध, मैं तुमसे बस तुम्हारा प्यार चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। पूनम की ये बात सुनकर शालू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहती है, ये पागल औरत क्या बकवास कर रही है? क्या आप भी इससे प्यार करते हैं और मेरे पीठ पीछे आप इससे चक्कर चला रहे हैं? हाय सासू माँ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आज मेरी सौतन आई है, कल को सौतन के बच्चे आएंगे सासू माँ। अरे कैसे टेसुए बहा रही है नालायक, और तू चुप क्यों खड़ा है? कुछ कहता क्यों नहीं? ये बस मेरी दोस्त है, मेरे ऑफिस में काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके ये कहते ही पूनम पास पड़े टेबल पर रखा चाकू उठाती है
और अपने हाथ की नस काट लेती है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। ये देखकर अनिरुद्ध उसके करीब जाकर उसके हाथ पर रुमाल बांधकर कहता है, क्या पागलपन है ये? जब तुम मुझे अपना नहीं रहे तो मर जाने दो ना मुझे, बह जाने दो इस खून को। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार ही तो मान रही हूँ, जिसके बदले में मैं सौतन तक बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय हाय, मेरे घर में आकर खून खराबा कर रही है। जा बेटा, इससे पहले डॉक्टर के पास ले जा। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे खुद से कभी अलग नहीं करोगे और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, वादा करता हूँ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब जल्दी हॉस्पिटल चलो। उसके इतना कहते ही पूनम बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि तभी अनिरुद्ध उसे संभालते हुए अपनी गोद में उठाकर क्लिनिक ले जाता है। ये सब देखकर बेचारी शालू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। समय बीतता है। वादे के कारण अब पूनम भी उसी घर में रहने लगती है। एक शाम जब अनिरुद्ध घर लौट कर आता है तो शालू पानी लेकर आती है और अनिरुद्ध शालू के गाल पर प्यार से हाथ रखकर मुस्कुराता है। ये देखकर पूनम उसके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय इस समय पर किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? तुम थक गए होगे, इसलिए कड़क चाय पियो और रिलैक्स हो जाओ। ओ सौतन महारानी, ये शाम को चाय नहीं पीते। मुझे तो लगा था चाय लाने पर अनिरुद्ध मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराएगा, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। अच्छा, तो फिर मैं इस चाय का क्या करूं? खुद गटक जाओ या घर के बाहर वाली नाली में बहा दो। इतना कहकर वो चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन जब अनिरुद्ध ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, लाओ, आज तुम्हारी टाई मैं बांध देती हूँ। कोई नहीं, मैं खुद कर लूँगा। वैसे मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? चलो, अगर जल्दी ही है तो गुड बाय किस देकर चले जाओ। वो मैंने आपका लंच टेबल पर रख दिया है, लेते हुए जाना। तभी अनिरुद्ध जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और पूनम भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी शालू उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम जैसी पागल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम प्यार की कितनी भूखी हो। मेरे पति का प्यार और अटेंशन पाने के लिए कैसे मरी जा रही हो। कभी कभी तो तुम पर बहुत दया आती है। एक तो भगवान ने सौतन नाम की बला पकड़ा दी, वो भी प्यार की भूखी। हाँ, हूँ मैं प्यार की भूखी, और अनिरुद्ध का प्यार पाने के लिए ही मैं तुम्हारी सौतन बनी हूँ, और प्यार तो मैं पाकर ही रहूंगी। गलतफहमी है तुम्हारी। अनिरुद्ध तुमसे कभी प्यार नहीं करेंगे, देख लेना, क्योंकि सौतन का हाल हमेशा बेहाल ही होता है। समय बीतता है। अनिरुद्ध की अटेंशन, उसका प्यार पाने के लिए पूनम बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे कभी भी एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता। आखिर में वो खुद ही घर छोड़कर चली जाती है और इस तरह शालू की प्यार की भूखी सौतन हमेशा के लिए अकेली हो जाती है। राधा और शकुंतला दोनों पड़ोसने थी। जहाँ एक तरफ राधा तेज चालाक तो वहीं दूसरी तरफ शकुंतला शांत स्वभाव की थी, और इन्हीं दोनों की तरह थी इनकी बहुएं। राधा की बहू कावेरी जुबान की कड़वी और हरकतों में बदतमीज थी, तो वहीं शकुंतला की बहू मीनाक्षी गुड़ की तरह मीठी और सुलझी हुई थी। एक सुबह शकुंतला घर के बाहर गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी मीनाक्षी उसको आकर बोलती है, माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी ये काम। आप जाइए अंदर जाके चाय पीजिए, मैंने टेबल पर रख दी है। अरे बहू, सारा काम तो तू ही करती है घर का। ये छोटा सा काम मैंने कर लिया तो क्या हो गया? मेरे होते आप काम करोगे तो मेरे होने का फायदा ही क्या है माँ जी? चलो आप जाओ चाय पियो, वरना ठंडी हो जाएगी। इतना कहकर मीनाक्षी अपनी सास को अंदर भेजकर खुद पौधों को पानी देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पड़ोसन के घर में राधा अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे यार बहू, कहाँ मर गई सुबह सुबह? चाय लाके दे दे नास पीटी, पूरा दिन बस मेरा खून पीती रहती है। अरे कम से कम सुबह चाय तो पिला दे। चाय की क्या जरूरत है? पता भी है दूध कितना महंगा है। ये पानी पी और शांत रह, पूरा दिन चिल्लाती रहती है बुढ़िया। हाय रे, मेरे तो भाग ही फूट गए जो ऐसी करम जली मेरे सर पड़ गई बहू के रूप में।
वाह वाह, भाग फूटे हैं। अरे ओ मेरी सड़ेली सासू माँ, भाग अच्छे होते भी नहीं आपके, क्योंकि कभी कर्म अच्छे किए हैं। और ये रोना रोती रहो अपने भाग पर, ठीक है? मैं तो चली अपने कमरे में सोने। कावेरी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शाम होती है और शकुंतला का बेटा अमन ऑफिस से घर आता है, जिसे देखकर शकुंतला बोलती है, आ गया बेटा, दिन कैसा रहा तेरा? अरे माँ, दिन बहुत ही अच्छा था और एक गुड न्यूज है मेरे पास आपके लिए। कैसी गुड न्यूज अमन जी, हमें भी बताइए। अरे मीनाक्षी माँ, मुझे प्रमोशन मिला है। अब मैं कंपनी का मैनेजर बन गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए? हम अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुला के दावत रखते हैं बेटा। ठीक है माँ, आपको जो ठीक लगे। शकुंतला और मीनाक्षी तैयारी में लग जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर कावेरी का पति सौरभ ड्रिंक करके घर आता है और उसको ऐसे बेसुध हालत में देखकर वो गुस्से से उससे कहती है, हाय राम, इस आदमी ने तो शर्म बेच खाई है। रोज ही ऐसे बेसुध हालत में लुढ़कता पुढ़कता आ जाता है। मेरा बस चले तो झाड़ू से सूद दूं इसको। अरे करम चली नास पीटी, तेरा पति है वो, कैसे बोल रही है उसको? कोई शर्म लिहाज बचा है तेरे में या नहीं? ओ बुढ़िया, जितना ज्ञान तू मुझे देती है, अगर इतना ही अपने इस पियक्कड़ बेटे को दिया होता ना, तो शायद आज ये इंसान होता। दोनों सास बहू की लड़ाई देखकर सौरभ बोलता है, अरे तुम दोनों कभी तो चुप रहा करो। जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। जीना हराम कर रखा है मेरा। हाँ हाँ, तुमने तो हमें जैसे खुशियों भरी जिंदगी दे रखी है, जो खुद चैन से जीना चाहते हो। वो तीनों आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शकुंतला आती है, जिसे देखकर तीनों चुप हो जाते हैं और वो उनसे बोलती है, राधा बहन, मैं तुमको आमंत्रित करने आई थी। मेरे बेटे को काम में तरक्की मिली है, तो इसी खुशी में छोटा सा जश्न रखा है घर पर। तो बहन कल पूरे परिवार के साथ आना, रात का खाना हमारे यहीं होगा आप सबका। हाँ ठीक है बहन जी, आ जाएंगे। इसके बाद शकुंतला वहाँ से अपने घर चली जाती है और राधा उसके जाने के बाद कहती है, जानबूझकर हमको जलाने के लिए न्योता देने आई थी। कोई मौका नहीं छोड़ती है पड़ोसन हमको नीचा दिखाने का। और एक इसकी बहू इसकी गुलामी करती रहती है, जिसकी वजह से इसे और घमंड आ गया है। और एक मेरी बहू है। हाँ हाँ, आगे बोलो बोलो। मेरे बारे अगर कुछ भी बोला तो ना यहीं खड़े खड़े आपकी इज्जत उतार के रख दूंगी। इनकी तकरार हर बार की तरह जारी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अमन अपने कमरे में नहाकर आता है कि तभी वहाँ मीनाक्षी आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, मोहतरमा, जरा हम पर भी ध्यान दे दीजिए। पूरा दिन बस काम और माँ की सेवा में ही निकाल देती हैं आप। जी, सारा ध्यान आपके ऊपर ही तो है, और माँ जी हैं वो हमारी। अब उनकी सेवा मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? सच में मैंने कोई पुण्य ही किया होगा, शायद जब भी तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है मुझे, जिसने मुझे और मेरी माँ को इतने अच्छे से संभाला हुआ है। जी, ये मेरा फर्ज है। और अब आप फ्रेश हो जाइए और बाहर आ जाइए, खाना तैयार है। जैसा आपका हुक्म, अभी आते हैं। मीनाक्षी खाना लगाती है। सभी टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों सास बहू रात के जश्न की तैयारियों में लग जाती हैं। अमन भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाने के लिए उन्हें फोन करता है। वहीं दूसरी तरफ राधा अपनी बहू की बुराई करते हुए उससे कहती है, अरे ओ सत्यानाशी, जरा इधर आ। मेरे पास उस पड़ोसन के जश्न को खराब करने का एक प्लान है। इसमें साथ देगी मेरा? हाँ हाँ, उल्टे काम तो जितने मर्जी करवा लो मेरे से। तो सुन, हम रात को सौरभ को नशे की हालत में जश्न ले जाएंगे और वहाँ पर वो तमाशा करेगा, जिससे उनकी पार्टी खराब हो जाएगी और आसपास के लोग भी उनका मजाक उड़ाएंगे। हाँ। वाह माँ जी, इन कामों में तो सही दिमाग लगावे हो आप। आखिर मेरी टक्कर की हो आप भी। शाम होती है। शकुंतला के घर मेहमान आना शुरू होते हैं। अमन के कुछ दोस्त भी आते हैं और कुछ ही देर के बाद राधा भी अपने बेटे और बहू के साथ आ जाती है। शकुंतला और उसका पूरा परिवार सभी का दिल से स्वागत करते हैं और खाने पीने की चीजें भी उन्हें सर्व करते हैं। सौरभ एक कोने में कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्रिंक पी रहा होता है। सब कुछ अच्छे से चलता है कि तभी कावेरी अपने पति के पास जाकर उससे बोलती है,
अरे अब चुपचाप बैठे यहाँ ड्रिंक टक रहे हो, यहाँ ड्रामा क्यों नहीं दिखा रहे? चलो करो तमाशा। इतना कहकर कावेरी उसके हाथ के ड्रिंक गिरा देती है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी माँ और बीवी को उल्टा बोलता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोग उन्हीं के बारे में बातें करते हुए कहते हैं, कैसे लोग हैं, कैसा परिवार है, बेटा अपनी बीवी और माँ को कितना उल्टा बोल रहा है। लोगों के मुंह से अपनी बुराई सुनकर उसकी सास का सर शर्म से झुक जाता है और सौरभ को वहाँ से वो लोग ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता और हाथ छुड़ाकर कहता है, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और आज मेरे दोस्त की पार्टी बर्बाद करने के प्लान से तुम दोनों यहाँ आई हो। सौरभ की ये बातें सुनकर शकुंतला और उसका बेटा हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद अमन उनसे कहता है, राधा आंटी, सौरभ की कोई गलती नहीं है इस तमाशे में। आप दोनों की वजह से ही वो इतना परेशान रहता है कि ड्रिंक करने लग गया है। हाँ राधा आंटी, आपकी बहू से झगड़े की आवाज आए दिन आस पड़ोस में गूंजती रहती है। अगर आप दोनों प्यार से रहती तो सौरभ भैया ऐसे कभी नहीं होते। और कावेरी बेटा, तुमने कभी अपनी सास को माँ नहीं माना। एक बेटी, एक औरत ही अपने घर को संवार और बिगाड़ सकती है, पर तुमने कभी इसको संवारने की सोची ही नहीं। और राधा आंटी, बहू को बेटी मानोगी तो वो भी आपको माँ जैसा सम्मान और आदर देगी, पर आपने तो कभी कोशिश तक नहीं की। शकुंतला और उसके परिवार की बातें सुनकर सौरभ उनसे कहता है, अरे शकुंतला आंटी, आप भी किसके आगे माथा फोड़ रही हो? ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। अपने बेटे और बाकियों की बातें सुनकर राधा और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ मौजूद सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो शकुंतला आंटी और मीनाक्षी बहन। तुम्हारी तरक्की से जलकर हम सास बहू ने ये प्लान बनाया, जबकि हमारे घर की बेकार हालत के लिए आखिर जिम्मेदार तो हम ही थे। हाँ बहन, मुझे माफ कर दो। साथ ही सौरभ बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। तेरी माँ होकर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तू इतना कैसे बदल गया, जबकि तेरे बदलने की वजह तो सिर्फ हम ही हैं। कोई बात नहीं माँ, तुमको समझ आ गया ना, यही बहुत है। अब से तुम और कावेरी अगर माँ बेटी की तरह रहोगे तो मैं भी वादा करता हूँ कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा और मेहनत करके आप दोनों के लिए हर खुशी लाने की कोशिश करूँगा। वो दोनों सभी से माफी मांगकर अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करती हैं और शकुंतला अपने बहू और बेटे को लेकर वहाँ से एक परिवार की तरह वापस चली जाती है। साथ ही खुशियाँ भी उसके घर वापस आती हैं, जिसके बाद सभी जश्न का आनंद उठाते हैं और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं। विशाल अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को कॉल करता है और उससे बोलता है, और मैडम कहाँ है आजकल? तेरे दिल में हूँ, कहाँ जाऊंगी? मेरे दिल में है तो मेरी शादी में भी जरूर आना। अगले महीने की 29 तारीख को मेरी शादी है। यार मैं कैसे आऊंगी तेरी शादी में? मैं यहाँ दिल्ली में सड़ रही हूँ और तू शादी अजमेर में कर रहा है। तू चिंता क्यों करती है? तेरा दोस्त आएगा तुझे लेने। तू बस मेरी शादी में एंजॉय करने के सपने देख। इतना बोलकर वो फोन रख देता है और नेहा अपनी माँ दिया से इस बारे में बात करती है, पर दिया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तो शादी से कुछ दिन पहले ही विशाल नेहा के घर आकर उसकी माँ से बात करके उसे अपने साथ अजमेर ले जाता है। ऐसे ही एक दिन विशाल अपनी एक और दोस्त जानवी और नेहा के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जयपुर की मार्केट में जाता है, जहाँ विशाल अपने लिए एक शेरवानी पसंद करते हुए नेहा से बोलता है, ओए बता कैसी लग रही है मुझ पर ये शेरवानी? हीरो लग रहा है ना तेरा दोस्त? बंदर लग रहा है एकदम इस शेरवानी में। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी होने वाली वाइफ शिवानी है ना, तुझे देखकर ही भाग जाए। सच में इतना बुरा लग रहा हूँ क्या? अच्छा चल, तू कोई अच्छी सी शेरवानी देख मेरे लिए। रुक जा, मैं देखती हूँ। तेरे बस की नहीं है कुछ करना। पता नहीं शिवानी तुझे कैसे संभालेगी। विशाल शेरवानी लेने के लिए नेहा से कह देता है। ये देखकर जानवी को गुस्सा आता है, क्योंकि वो नेहा को पसंद नहीं करती थी और जब से नेहा आई थी विशाल हर समय सिर्फ नेहा का ही नाम जपता रहता था। पर उस समय जानवी अपना गुस्सा शांत कर लेती है और वो तीनों शॉपिंग करके घर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन घर में हल्दी की रस्म होती है, जहां घर की सारी औरतें
विशाल को हल्दी लगा रही होती हैं। सबके हल्दी लगाने के बाद नेहा विशाल को हल्दी लगाते हुए उसे छेड़ते हुए कहती है, बेटा अब वो दिन दूर नहीं है जब तू भी रोएगा और गुलामी करेगा। फिर हम सब मिलकर गाना गाएंगे, विशाल जोरू का गुलाम बनके रहेगा। बेटा तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? अरे बहुत जल्द तेरा भी नंबर आने वाला है, तब देखियो तू मैं कैसे मजे लूंगा तेरे। अच्छा ये बात है, रुक बेटा अभी बताती हूँ तुझे मैं। ये बोलकर वो हल्दी के कटोरे में से अपने दोनों हाथों में हल्दी लेकर उसके मुंह पर लगा देती है और भागने लगती है। जिसके बाद विशाल भी अपने हाथों में हल्दी लेकर उसके पीछे भागते हुए उससे बोलता है, नेहा की बच्ची आज तो तू नहीं बचेगी। पहले पकड़ के तो दिखा। ये बोलकर वो भागने लगती है कि तभी उसकी टक्कर जानवी से हो जाती है और उसके हाथों में लगी हल्दी जानवी के मुंह पर लग जाती है। जिस पर वो गुस्से में नेहा से कहती है, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं? सॉरी वो मैंने देखा नहीं। व्हाट सॉरी? क्या करूँ तुम्हारी सॉरी का? तभी वहाँ विशाल आ जाता है और जानवी को नेहा पर ऐसे गुस्सा होता देखकर विशाल उससे बोलता है, जानवी नेहा से ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई जो तुम उस पर इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही हो? हाँ तुम तो उसी की साइड लोगे। आखिर वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है और मैं कौन हूँ? मैं तो कोई भी नहीं हूँ तुम्हारी। आखिर इसके दोस्त की शादी है तो ये तो कुछ भी कर सकती है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। रहने दो विशाल, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? गलती तो मेरी भी थी ना, मैं ही बिना देखे भागी जा रही थी और ये हल्दी जानवी को लग गई। अब उसे गुस्सा आएगा ही ना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। विशाल उसके पास जाता है और उसको काफी समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सब संगीत की तैयारियां करने लगते हैं। जहाँ कोई ढोलक बजा रहा होता है तो कोई नाच रहा होता है, तो वहीं कोई शादी की तैयारियों में लगा होता है। ऐसे में नेहा विशाल के पास जाकर उसके कान में बोलती है, ओए कल तेरी शादी है पर आज तो तेरी आजादी है ना। तो ये विशाल बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। तुझे जो बोलना है ना साफ साफ बोल, बातों को ऐसे जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा। आज रात 10 बजे ना तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस तू ना मुझे सारा काम खत्म करके घर के बाहर मिल जाइयो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो संगीत को एंजॉय करने लगती है और कुछ ही देर के बाद सभी मेहंदी लगवाते हैं। शादी की तैयारियां करते करते पूरा दिन निकल जाता है। जिसके बाद रात को सभी साथ में खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। पर मौका देखकर विशाल घर से बाहर जाता है और नेहा से मिलकर उससे बोलता है, क्या हुआ और तूने रात को मुझे घर से बाहर क्यों बुलाया? पहले तू मेरे साथ चलना। कहाँ? यार कुछ तो बता। अरे सवाल ही पूछता रहेगा, ये चलेगा भी? इतना बोलकर वो उसको अपने साथ फार्म हाउस पर ले जाती है, जहाँ उसके सारे दोस्त भी आए होते हैं। साथ ही उसने विशाल के लिए एक बैचलर्स पार्टी का अरेंजमेंट किया होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और नेहा को गले लगा लेता है। ये सब जानवी देख रही होती है और उन दोनों की इस तरह पिक्चर क्लिक करके वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विशाल अपने सभी दोस्तों के साथ बैचलर्स पार्टी खत्म करके चुपके से अपने घर जाकर सो जाता है। अगले दिन विशाल की शादी होती है। शाम को वो सेहरा पहनकर घोड़ी चढ़ता है। कुछ रस्में पूरी होने के बाद बारात निकलती है और लड़की वालों के दरवाजे पर जाकर रुक जाती है, जहां लड़की की मां आकर लड़के की आरती उतारती है, साथ ही बारात का स्वागत करती है। कुछ ही देर के बाद विशाल मंडप में बैठ जाता है, जहां पंडित जी लड़की को बुलाते हैं। तभी वहां शिवानी आती है और विशाल को नेहा की और उसकी साथ वाली पिक्चर दिखाते हुए उससे बोलती है, कौन है ये लड़की विशाल और आखिर क्या रिश्ता है तुम दोनों का? शिवानी तुम मुझे गलत समझ रही हो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर कैसा है तुम ही बता दो ना। वो तो अच्छा हुआ जानवी ने सही समय रहते मेरे आँखों से तुम्हारे झूठ की पट्टी हटा दी। शिवानी एक बार विशाल की बात तो सुन लो। तुम चुप रहो, हमारे बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आखिर तुम होती कौन हो हमारे बीच बोलने वाली? शिवानी के मुंह से जानवी का नाम सुनते ही विशाल को सब कुछ समझ आ जाता है और शिवानी को वो सारा सच बताता है।
सच्चाई जानने के बाद शिवानी जानवी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उससे बोलती है, शायद तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से विशाल को कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ। यही फर्क है तुम में और नेहा में। नेहा कभी मुझे दुखी नहीं देख सकती और तुम मुझे कभी सुखी नहीं देख सकती। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे शिवानी जैसी लाइफ पार्टनर मिली जिसको मुझ पर पूरा भरोसा है। हाँ, शिवानी बहक जरूर गई थी पर उसको मुझ पर विश्वास था, तभी उसने मेरी बातों का यकीन किया। आज तो तुमने जो किया सो किया, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी करने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। नेहा सही बोल रही है, अगर तुम में शर्म होगी तो तुम ऐसा घटिया काम कभी नहीं करोगी। अब दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अपनी इतनी बेइज्जती होती देखकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शिवानी खुशी खुशी विशाल से शादी करती है। साथ ही अपने दोस्त की शादी देखकर नेहा भी अपने घर वापस लौट जाती है। कुछ ही दिनों के बाद नेहा की शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है, जहां विशाल और शिवानी एक दूसरे के साथ आकर बहुत एंजॉय करते हैं। इसी के साथ दोनों दोस्त अपने अपनी जिंदगी की अपने अपने पार्टनर्स के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।